कहते हैं कि नाजायज रिश्तों का अंत हमेशा भयावह होता है और ये कहावत मोना रॉय उर्फ अनीता देवी के मर्डर में बिल्कुल सही साबित होती है। एक महिला जो अपनी बेटी के साथ मंदिर से लौट रही थी, उस बेटी के सामने घर के बाहर इस महिला का दिन दहाड़े मर्डर कर दिया जाता है। 5 दिन इलाज चलने के दौरान जब पुलिस इनसे बार बार छानबीन करती है, पूछती है कि क्या आपकी किसी से दुश्मनी थी, क्या कोई आपको मारना चाहता था, तो ये महिला सिर्फ एक ही चीज़ कहती रही कि मुझे किसी पे शक नहीं है, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, मुझे कोई क्यों मारना चाहेगा, मैं तो एक घरेलू महिला हूँ। और जैसे जैसे जांच पड़ताल आगे बढ़ती है, कई रोचक किस्से सामने आते हैं, कई रहस्य खुलते हैं, कई विवाद सामने आते हैं और अंत में पुलिस को ये पता चलता है कि ये मर्डर किया किसने। पर ट्विस्ट कहानी के अंत में है और वो अंत जानने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। आज हम डार्क सीक्रेट्स में बात करने के लिए आए हैं पटना स्थित एक नॉट सो फेमस मॉडल मोना रॉय के बारे में और किस तरीके से नाजायज रिश्ता आपकी ज़िंदगी में जहर खोल सकता है और इवेंचुअली खून की नदियाँ बहा सकता है, उसके बारे में बात करने के लिए। कहानी की शुरुआत होती है 2021 12 अक्टूबर को, नवरात्रि का 7वां दिन। मोना रॉय अपनी बेटी के साथ मंदिर से घर वापस आ रही होती है। पटना की मशहूर मॉडल मोना रॉय ने व्रत रखा था और वो नज़दीक के मंदिर में रोज पूजा करने के लिए जाया करती थी। उस रोज भी वो पूजा के लिए निकलती है, पूजा करती है और पूजा करके अपनी बेटी के साथ स्कूटी चलाते हुए अपने घर की तरफ वापस पहुंचती है, जो कि राजीव नगर की बसंत कॉलोनी में स्थित था। स्कूटी को घर के सामने रोका जाता है, बेटी स्कूटी से उतरती है और जो लोहे का एक दरवाजा होता है उसको खोल के बेटी अंदर घुस रही होती है। तब तक मोना स्कूटी पार्क करने वाली थी। मोना जैसे ही स्कूटी पार्क कर रही थी, अचानक से तेज गति से चलती हुई एक मोटरसाइकिल आके उनके बाजू में रुकती है। मोना आश्चर्यचकित होकर थोड़ी घबराती हुई अचानक से मुड़ती है कि इतनी स्पीड में मोटरसाइकिल उसके सामने आके क्यों रुकी है। पर इसके पहले कि मोना कुछ भी समझ पाती, उसमें से एक इंसान बंदूक बाहर निकालता है और ताबड़तोड़ गोलियां चलाना शुरू कर देता है। मोना का शरीर छलनी छलनी हो जाता है, खून के फव्वारे फूट पड़ते हैं और मोना जमीन पर गिर जाती है। बाइक वाले भाग जाते हैं। मां की इस हालत को देखकर बेटी जोर जोर से चीखना शुरू करती है, चिल्लाना शुरू करती है और गोलियों की आवाज और बेटी की आवाज को सुनकर, उसकी चीख को सुनकर घर वाले बाहर निकलते हैं, पड़ोसी अपने घर से बाहर निकलते हैं। मोना के शरीर के पास जाके जब उन्होंने देखा तो उन्होंने पाया कि मोना का शरीर, जैसे मैंने बताया, गोलियों से छिन्न भिन्न था। आनन फानन में उनको उठाया जाता है और पटना के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में उनको एडमिट करवाया जाता है। अब चूंकि गोलियां चली थी तो पुलिस को इन्फॉर्म करना जरूरी था और हॉस्पिटल वालों ने वही किया। पुलिस को इत्तला करी जाती है और पुलिस हॉस्पिटल पहुंचती है। सवाल हर किसी के दिमाग पर एक ही था कि एक घरेलू महिला और एक मामूली सी मॉडल जो कि सिर्फ पटना में फेमस थी, उसके ऊपर गोली कोई क्यों चलाएगा, उसका मर्डर कोई क्यों करना चाहेगा। हमले में लेकिन मोना रॉय की किडनियां क्षतिग्रस्त हो चुकी थी, शरीर गिव अप करने लगा था। प्राइवेट हॉस्पिटल ने अपने हाथ खड़े कर दिए और ये कह दिया कि हम यहाँ पे इनका इलाज नहीं कर पाएंगे। तो इमीडिएटली मोना को इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ट्रांसफर किया जाता है। वहाँ पे उनकी सर्जरी होती है और जैसे ही मोना को होश आता है, पुलिस वाले उनसे छानबीन करना शुरू करते हैं और ये पूछते हैं कि क्या आपको किसी पर शक है। पर जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, मोना सिर्फ एक ही चीज़ कह रही थी कि मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, मैं तो एक घरेलू महिला हूँ, एक छोटी मोटी मॉडल हूँ, मुझे कोई क्यों मारना चाहेगा, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। आपने कई बार फिल्मों में देखा होगा, जब किसी हत्याकांड के आसपास भीड़ इकट्ठा होती है तो अचानक से पुलिस की नज़र भीड़ में मौजूद एक इंसान के ऊपर टिक जाती है। यहाँ पर भी वही हुआ। अस्पताल में मौजूद भीड़ में एक इंसान बहुत ज़्यादा उतावला था जो मोना से मिलने के लिए बेताब था। पुलिस ये देखकर थोड़ी आश्चर्यचकित रहती है। उनको शक इसलिए भी होता है क्योंकि उसको देखकर मोना के जो माता पिता थे वो ज्यादा खुश नहीं थे, उनके परिवार वाले खुश नहीं थे। पुलिस जब पता करती है तो ये पता चलता है कि मोना रॉय, जो कि एक शादीशुदा महिला थी जिनके 2 बच्चे थे, उनका राजू नाम के इस बिल्डर के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर यानी कि अवैध रिश्ता बना हुआ था। जब पुलिस ने राजू से मोना के बारे में पूछताछ की तो राजू ने इमीडिएटली अपने संबंध होने का इकबाले जुर्म कर लिया कि हाँ भाई, मेरा एक शादीशुदा महिला के साथ रिश्ता है, शादीशुदा महिला के साथ। लेकिन उसके तार किसी भी तरीके से इस हत्याकांड से जुड़े नजर नहीं आ रहे थे। पुलिस इवेंचुअली राजू के चंद्रकुटर अपार्टमेंट में रेड डालती है। वहां पे भी उन्हें मर्डर से रिलेटेड कोई भी चीज ऐसी नजर नहीं आई जो कनेक्शन बैठा सके। पर वहां पे पुलिस को नजर आई एक शराब की बोतल, जिसकी वजह से अपैरेंटली पुलिस को राजू के ऊपर शक होता है। गौरतलब बात यह भी है कि बिहार में शराब का सेवन बंद है,
ना आप शराब पी सकते हो, ना आप शराब वहां पे बेच सकते हो। तो एक इंसान के पास एक नॉन अल्कोहलिक स्टेट के अंदर शराब की बोतल कहां से आई? पुलिस उस बिना पे राजू को अरेस्ट करती है और पुलिस स्टेशन लेके जाती है। वही दिन पे दिन मोना की हालत खराब होती जा रही थी। उससे लगातार पूछताछ करी जा रही थी, पर जवाब सिर्फ एक ही था कि मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। राजू बिल्डर से रिश्ता होने की बात वो कबूल कर चुकी थी और राजू भी अपना रिश्ता उसके साथ होने का जो जुर्म है एक एथिकल सोसाइटी में देखा जाए तो उसको एक्सेप्ट कर चुका था। 5 दिन बाद 17 अक्टूबर को मोना की मृत्यु हो जाती है। गोलियों से जो उसको क्षति पहुंची थी शरीर को, किडनी वगैरह में, उसके बाद धीरे धीरे उनके शरीर के दूसरे अंगों ने काम करना बंद कर दिया और 17 तारीख को वो मर जाती है। हमला का मामला अब मर्डर में तब्दील हो चुका था और पुलिस खोजने की कोशिश कर रही थी कि आखिर एक घरेलू महिला को कौन मारना चाहेगा। इस कहानी के बारे में जानने के लिए आपको मोना के बारे में विस्तार से जानना बहुत जरूरी है। पटना बिहार में रहने वाली ये महिला सुमन कुमार नाम के एक इंसान से शादी करती है। उनकी एक फोटोकॉपी दुकान होती है। 2 बच्चे होते हैं, आरोही और नैतिक। साल 2012 में मोना रॉय फुलवारी शरीफ में रहा करती थी, जहां पे पड़ोस में रहने वाले राजू बिल्डर से उनकी मुलाकात होती है। मुलाकात धीरे धीरे दोस्ती में बदलती है, दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदलती है। राजू बिल्डर से मिलने के बाद मोना रॉय की जिंदगी जो है बिल्कुल बदल जाती है। जिंदगी अब महंगी हो गई थी और राजू के पास पैसा बहुत था। राजू उसके ऊपर खर्चा करना शुरू करता है। मोना अपने बच्चों का एडमिशन महंगे स्कूल्स में करवा देती है और इवेंचुअली मॉडलिंग करना शुरू कर देती है। मॉडलिंग करते हुए वो बिहार के एक ब्यूटी पैजेंट में हिस्सा लेती है, जिसके अंदर वो टॉप 3 फाइनलिस्ट में भी आती है और वहां से उनका एक छोटा मोटा मॉडलिंग का करियर जो है शुरू हो जाता है, ऑल थैंक्स टू राजू बिल्डर। मोना एक दूसरे ब्यूटी पैजेंट में हिस्सा लेती है जिसका नाम था बिहार ग्लोबल और वहां पे उनको बेस्ट आइज का अवार्ड दिया जाता है। मोना और राजू की बढ़ती हुई नजदीकियों को खत्म करने का कोई भी तरीका सुमन कुमार यानी कि मोना के पति को समझ में नहीं आ रहा था। सो इवेंचुअली उन्होंने डिसाइड ये किया कि वो अपने परिवार को वहां से लेकर कहीं और शिफ्ट कर जाएंगे। फुलवारी शरीफ से निकलकर राजीव नगर के बसंत विहार में किराए पे घर लेते हैं और वहां पे वो शिफ्ट कर दिए जाते हैं और ये वही फ्लैट है जहां पे मोना की हत्या करी जाती है मंदिर से वापस आते समय। जिस तरह से हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, ये बात तो बिल्कुल कंफर्म थी कि ये प्रोफेशनल शूट आउट था। सवाल लेकिन ये था कि एक घरेलू महिला को, एक छोटी मोटी मॉडल को कौन मारना चाहेगा? क्या सुमन कुमार ने अपनी पत्नी के नाजायज रिश्तों से परेशान होकर उसके ऊपर गोलियां चलवाई? क्या राजू बिल्डर ने मोना रॉय से छुटकारा पाने के लिए उस पर गोलियां चलाई? या फिर हत्या करने वाले किसी और को मारने आए थे और गलती से उन्होंने मोना रॉय के ऊपर गोलियां चला दी? पुलिस इस केस के तह तक पहुंचना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने राजू के ऊपर जोर देना शुरू किया, क्योंकि उनका पहला शक राजू के ऊपर ही था कि राजू ने ही अपने रिश्ते को खत्म करने के लिए और मोना से छुटकारा पाने के लिए उसका मर्डर किया था। प्रेशर डालने के बाद राजू इस चीज को एक्सेप्ट करता है कि उन्होंने फुलवारी शरीफ के अंदर 25 लाख रुपए का एक प्लॉट जो है मोना के नाम पे खरीदा था। अब जो इंसान एक महिला के लिए 25 लाख का प्लॉट खरीद रहा है, वो उसको क्यों मारना चाहेगा? क्योंकि ये तो भविष्य के बारे में सोच रहा है, उसके साथ जिंदगी जीने के सपने देख रहा है। पुलिस थोड़ी कंफ्यूज थी, पर जैसे जैसे क्वेश्चनिंग करी गई, जैसे जैसे जांच पड़ताल करी गई, तो एक शार्प शूटर का नाम सामने आया, वो था भीम यादव। अब भीम यादव, एक प्रोफेशनल शार्प शूटर का नाम सामने आते ही पुलिस थोड़ी और चौकन्नी हुई। भीम यादव का नाम सामने आते ही पुलिस ने इस बात की पुष्टि करने के लिए कि क्या वो इस चीज में किसी भी तरीके से शामिल है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। मोबाइल टावर्स के नेटवर्क चेक किए गए, सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए। नॉट सो सरप्राइजिंगली मोना रॉय पर जब हमला हुआ तो भीम यादव उसी मोबाइल नेटवर्क के आसपास पिछले 1 महीने से था। आखिरकार 25 अक्टूबर को पुलिस भोजपुर से भीम यादव को अरेस्ट करती है। उस पर प्रेशर डाल के पूछताछ करी जाती है। इनिशियली भीम यादव ने हर चीज से मना कर दिया और खुद को बेगुनाह बताया, लेकिन सख्ती बरतने पर आखिरकार वो टूट जाता है। भीम यादव ने इवेंचुअली एक्सेप्ट किया कि उन्होंने 5 लाख रुपए में मोना रॉय की सुपारी उठाई थी, जिसमें उनके 2 मित्र शंकर कुमार और विश्वकर्मा शामिल थे। 1 महीने से वो राजीव नगर में किराए के घर में रह रहे थे और मोना रॉय के ऊपर नजर रखे हुए थे, पर उन्हें मौका नहीं मिल पा रहा था उसकी हत्या करने का। इवेंचुअली 12 तारीख को उनको मौका मिलता है। बाइक शंकर चला रहा था और गोलियां विश्वकर्मा ने चलाई थी। जब भीम से ये पूछा गया कि हत्या के लिए सुपारी उनको किसने दी, तो जो नाम सामने आया वो हैरत अंगेज था। ना वो सुमन कुमार थे मोना के पति, ना वो राजू बिल्डर थे, पर पैसे देने वाली एक महिला थी जिसका नाम था शारदा देवी। और शारदा देवी राजू बिल्डर की पत्नी थी।
जैसे ही उसका नाम सामने आता है पुलिस आश्चर्यचकित रह जाती है कि कैसे एक घरेलू महिला, एक घर में रहने वाली महिला किस तरीके से एक हत्याकांड की सरगना थी। शूटर भीम यादव के एक वाले जुर्म के बाद पुलिस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है जहां पे वो इस हत्याकांड को सुलझाने का ऐलान करती है। वो लोगों को ये बताती है कि पिछले 9 साल से राजू बिल्डर और मोना रॉय के बीच में नाजायज संबंध थे, जिसकी वजह से उनके परिवारों के बीच में तनाव था और अक्सर झगड़े हुआ करते थे, मोना के घर में भी और राजू के घर में भी शारदा देवी के साथ। सबसे हैरत अंगेज और आश्चर्यजनक बात यह है कि मोना रॉय के मर्डर में राजू कुमार का नाबालिग बेटा भी शामिल था। जब उसे और उसकी मां को यह पता चलता है कि फुलवारी शरीफ में उनके पिता ने, उनके पति ने 25 लाख रुपए का एक प्लॉट मोना रॉय के लिए खरीदा है, तो ये बात उनसे हजम नहीं हुई। उनको डर था कि धीरे धीरे राजू बिल्डर अपनी सारी की सारी जायदाद, अपना सारा का सारा पैसा जो है मोना के नाम कर देंगे और उनके हिस्से कुछ भी नहीं आएगा। और इसी वजह से शारदा देवी ने इवेंचुअली मोना के मर्डर की कसम खा ली। मोना को अपने रास्ते से हटाने के लिए शारदा देवी ने अपने भतीजे राहुल की मदद मांगी। डिसाइड ये हुआ कि 5 लाख रुपए का खर्चा आएगा और सुपारी देनी पड़ेगी। शारदा देवी 3 लाख रुपए राहुल को एडवांस में देती है। राहुल ये वादा करता है कि काम जल्दी हो जाएगा, पर 3 महीने बीत जाते हैं और ये हत्याकांड अभी तक पूर्ण रूप से संपन्न नहीं हो पाया था क्योंकि मर्डर हुआ ही नहीं था। शारदा देवी बेचैन हो रही थी और इवेंचुअली 3 महीने के बाद उन्होंने राहुल से वो पैसे वापस मांग लिए। जैसे ही पैसे लेने का दबाव सामने आया तो राहुल ने थोड़ी ज्यादा मेहनत करी। उसने शारदा देवी की मुलाकात अपने एक रिश्तेदार सुदेश से करवाई, जो कि शारदा का भी रिश्ते में संबंधी लगता था। शारदा ने राहुल से पैसे लेके वो पैसे सुदेश को दे दिए। सुदेश ही वो इंसान था जिसने शारदा की और शंकर की मुलाकात करवाई थी और फिर उसके बाद भीम यादव और विश्वकर्मा का इसके अंदर आगमन हुआ था। इस प्लान में, जैसे कि मैंने आपको बताया, राजू बिल्डर का नाबालिग बेटा भी शामिल था। ये वही नाबालिग लड़का था जिसने इन शूटर्स को मोना का घर दिखाया और मोना की शक्ल दिखाई। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, ये सारे के सारे राजीव नगर में किराए के एक घर में रह रहे थे और मौका ढूंढ रहे थे मर्डर करने का मोना रॉय का। यहां भी लेकिन विलंब हो रहा था और शारदा देवी बेचैन हो रही थी। शारदा देवी, जैसे उन्होंने राहुल को धमकी दी थी, वो फिर से इस ग्रुप को धमकी देती है कि अगर तुमने जल्द ही मर्डर नहीं किया तो तुम्हें एडवांस में जो पैसा मिला है वो तुम्हें वापस करना पड़ेगा। 12 अक्टूबर को शंकर किसी काम से आरा गया हुआ था। उसी दौरान शारदा का उसके पास फोन जाता है कि मोना रोज मंदिर जाती है नवरात्रों के लिए और ये सही मौका है उसका कत्ल करने का। ये सूचना मिलते ही, ये इन्फॉर्मेशन मिलते ही शंकर एक्शन में आ जाता है और वहीं पर जब मोना रॉय मंदिर से वापस आ रही होती है पूजा करके, तो उनके घर के सामने, उनकी बेटी की आंखों के सामने निर्ममता पूर्वक उनकी हत्या कर दी जाती है। भीम की गिरफ्तारी के बाद मोना के ऊपर गोलियां चलाने वाले विश्वकर्मा सरेंडर कर देते हैं, लेकिन इस हत्याकांड को अंजाम देने वाले 5 लोग अभी तक फरार हैं। शारदा देवी आज तक अरेस्ट नहीं हो पाई है। नाबालिग बच्चा भी आज तक अरेस्ट नहीं हो पाया है। जो दूसरे प्लानर्स थे और शूटिंग में जो लोग इन्वॉल्व थे वो भी अरेस्ट नहीं हो पाए हैं। अब पुलिस कितनी जल्दी उनको अरेस्ट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, ये तो पुलिस ही जाने। पर इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। कई बारी जब नाजायज रिश्तों की बात होती है तो सिर्फ और सिर्फ ब्लेम जो है पुरुष के ऊपर दिया जाता है। महिलाओं को उतनी ज्यादा गालियां नहीं पड़ती जो टेक्निकली हमारे समाज में होना चाहिए, जैसे हम इक्वालिटी की बात करते हैं। यहां पे गलती किसकी थी? क्या गलती यहां पे सुमन कुमार की थी कि वो अपनी पत्नी को शुरू से नहीं संभाल सके और 9 साल तक ये सारा का सारा नाजायज रिश्ता जो है चलता रहा? क्या गलती मोना रॉय की थी जो अपने शौकों को पूरा करने के लिए राजू के साथ अपने जिस्म का इस्तेमाल करके, या फिर प्यार था उन्हें, मुझे पता नहीं, अपने जिंदगी को आगे और कंफर्टेबल बना रही थी? क्या यहाँ पे दोष राजू का था जो खुद भी शादीशुदा होकर एक शादीशुदा महिला के साथ अफेयर चला रहा था? या दोष यहाँ पे शारदा देवी का था जिन्होंने ये नहीं सोचा कि मर्डर करवाने के बाद भी उनका परिवार एक साथ नहीं रह पाएगा? यहाँ पे क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते थे? और यहाँ पे जो ये मर्डर कांड हुआ उसके बाद लोगों की जिंदगी में क्या रह गया? सीख सिर्फ इतनी सी है, एटलीस्ट मेरी तरफ से, कि नाजायज रिश्ता कभी भी आपको जीवन में आगे नहीं बढ़ने देता। ना वो पनपता है, ना वो फलता है, ना वो फूलता है। अगर आप अपने पति से किसी भी तरीके से प्यार नहीं करते हो, या आपका आकर्षण कम हो गया है, या आप इमोशनली उनसे अटैच नहीं हो, इट्स ऑलवेज बेटर कि आप उसको छोड़ दें। आप अपने जीवन को अगर किसी और के साथ व्यतीत करना चाहते हो, व्हाई नॉट टेक डिवोर्स लें और उस इंसान के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाएं।
पर क्या यहाँ पे जो रिश्ता चल रहा था वो सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए था, और दूसरी तरफ से राजू की तरफ से सिर्फ और सिर्फ वासना के लिए? इन सवालों के जवाब आपको देने हैं। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा, और रिक्वेस्ट है आपसे, अगर यहाँ तक वीडियो देखा है सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। आज समय देने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।